हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा +1 फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर्स। टुडे इज अवर लेक्चर 1। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मोशन इन वन डायमेंशन बहुत अच्छे से फिनिश करवा दिया है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया है उसको। तो आज एक बहुत मजेदार चीज शुरू होने वाली है, न्यू टॉपिक वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में आपने बचपन में भी सुना हुआ है। क्या होते हैं वेक्टर्स? वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? आपने सुना होगा मैग्नीट्यूड होता है जिनके पास, और डायरेक्शन होती है। आपने थोड़ा अधूरी डेफिनेशन सुनी हुई है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम इस चैप्टर में उसको पूरा अच्छे से समझेंगे और इसका अलजेब्रा समझेंगे। जो असली बात है, अलजेब्रा मींस वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना एंड मल्टीप्लाई करना। यस, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। एंड ये हमारे रूटीन अलजेब्रा से डिफरेंट है। रूटीन अलजेब्रा में क्या होता है? 5 + 4 = 9। वेक्टर्स में 5 + 4 जरूरी नहीं है 9 ही आएगा। हो सकता है वो 8 आ जाए, हो सकता है वो 7 आ जाए, 6 आ जाए, 5, 4, 3, काफी वेरिएशन है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करना का आंसर हमारे रूटीन अलजेब्रा जैसा नहीं है, कुछ अलग है। एंड ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी। 5 - 4 हम बोलते हैं 1, वेक्टर्स बोलते हैं 5 - 4 क्या आएगा पता नहीं, डिपेंड करता है उनमें एंगल क्या है वेक्टर्स में। तो सीखेंगे, हम सारा करेंगे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होती, वेक्टर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो हमें 3 चीजें करनी है। ओके बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज की बहुत सारी एग्जांपल्स है आपके पास, है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बचपन से सुन रहे हो। और भी बहुत है यार आगे जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पूरे 2 साल की फिजिक्स में बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। बिकॉज हर चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज आया करेंगी, हर चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज आती रहेंगी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को कभी ऐड भी करना पड़ेगा यार, कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कॉमन सेंस। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। मजेदार भी बहुत है, इसलिए बड़ी जल्दी समझ आ जाता है बच्चों को। इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो गई है। वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, हमारे 2 साल के फिजिक्स कोर्स में हर चैप्टर में आएंगी, और हमें उनका एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, एंड विच इज डिफरेंट फ्रॉम आवर रूटीन एडिशन सब्ट्रैक्शन। 5 + 4 9 नहीं होता, डिपेंड करता है एंगल्स पर। करेंगे, आज ही आ जाएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा, मजा लीजिएगा इसका। ओके, starting with basic definition. What is a vector quantity? A quantity which has magnitude, yes, specified direction, and it follow vector laws. बेटा कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब होगी अगर ये तीनों बातें फॉलो होंगी, ठीक है। सर स्पेसिफाइड डायरेक्शन मींस जिसे हम स्पेसिफाई करेंगे, जिसे मैं स्पेसिफाई करूंगा, मींस मैं कहूंगा कि जैसे फोर्स है, हम बोलते हैं फोर्स इधर को लगा दी हमने या उधर को लगा दी, हमारी चॉइस है। वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, हमारे हाथ में है। Am I right? जिसे हम स्पेसिफाई करेंगे। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स सबको पता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह वेक्टर्स।
इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है अगर इन बातों को समझना है। सर टाइम, ओके, प्रेशर, टाइम हो गया, प्रेशर हो गया, एक और चीज होती है सरफेस टेंशन, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी है ये भी। सर टाइम क्या है या प्रेशर क्या है, वेक्टर या स्केलर? प्रेशर आपको पता है, जैसे हमने इस व्हाइट बोर्ड पर प्रेशर लगा दिया, ऐसे जोर लगा दिया, तो प्रेशर आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। तो भाई प्रेशर की डायरेक्शन है ऐसे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे है ना, हमने प्रेशर लगा दिया। तो बताओ प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड, हम बता सकते हैं यार मैंने ना इतने पास्कल लगा दिया प्रेशर, और प्रेशर हैज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, फिर तो ये वेक्टर होना चाहिए, बट ये स्केलर है, प्रेशर इज स्केलर। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ओके, स्टिल इट इज स्केलर, बिकॉज वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, दैट इज फिक्स डायरेक्शन, उसे हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, वो फिक्स है। प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर है हमेशा, समझ आई? ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, हमारी मर्जी नहीं है कि टेढ़ा लगा रहे हैं इधर लगा रहे हैं प्रेशर, इसकी डायरेक्शन फिक्स है। अगेन एग्जांपल टाइम, टाइम आपको पता है क्लॉक, क्लॉक में ऐसे टाइम चल रहा है, ठीक है, मतलब हम टाइम देख सकते हैं, तो टाइम के पास मैग्नीट्यूड है, हम कहते हैं 6:30 बज गए, 7 बज गए, तो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, इट हैज डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन फिक्स है, स्पेसिफाइड नहीं है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता, ये फिक्स है भाई, क्लॉकवाइज ही चलेगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, स्टिल इट इज स्केलर नॉट वेक्टर। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, स्केलर, क्योंकि बेटा डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, फिक्स है, ये हम स्पेसिफाई नहीं करते। सरफेस टेंशन भी एक क्वांटिटी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जाके सीखेंगे हम लिक्विड्स में। सरफेस टेंशन हमेशा ना पानी के सरफेस के पैरेलल होती है, ये पानी का सरफेस है, ये हमेशा पैरेलल है, ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते इधर को लग गई या उधर को लग गई, डायरेक्शन है बट इट इज फिक्स पैरेलल टू द सरफेस, इसलिए स्केलर, बिकॉज डायरेक्शन इज फिक्स नॉट स्पेसिफाइड, ये डायरेक्शन फिक्स है, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं इसको, इसलिए। और एग्जांपल देता हूं सर, करंट, करंट, करंट के बारे में सोचिए, ये वायर में करंट जा रहा है, हाँ सर 10 एम्पियर, ओके, इस वायर में करंट जा रहा है 10 एम्पियर, तो बताओ करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? देखने में लगता है सर वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड है 10 एम्पियर, है ना, और डायरेक्शन भी है वायर के लॉन्ग ऐसे इधर को। अच्छा, डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम करंट को इधर भी भेज सकते हैं, हम करंट को उधर भी भेज सकते हैं, ओके, हमारे हाथ में है किस तरफ करंट भेजना है, ओके सर। करंट हैज मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, करंट हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज स्केलर। क्या बात है सर, ये नई चीजें, ये चीजें थोड़ा हटके हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, ये तो सारी दुनिया को पता है यार, ये छुपी हुई चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है। सर करंट इज स्केलर, व्हाई?
मैग्नीट्यूड भी है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, बिकॉज डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पहला ही लॉ होता है जो उसको फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल, ये 10 एम्पियर, मान लीजिए ये 6 एम्पियर, इस वायर से आया 10 एम्पियर, इस वायर से आया 6 एम्पियर, तो यहां कितना जाएगा? 16 एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, इधर से 10 आया, इधर से 6 आया, मिलकर कितना जाएगा सर? 16 ही जाएगा। किरचॉफ लॉ होता है ये। तो फिर तो 10 + 6 16 हो गया, सिंपल। ये तो सिंपल एडिशन है, दिस इज नॉट वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स में 10 एंड 6 को जोड़ने पर 16 नहीं बनता, कुछ और बनता है, हम करेंगे। फिलहाल के लिए दिमाग में रखो, करंट भी स्केलर है, बिकॉज इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट फॉलो सिंपल एडिशन। 10 + 6 16 हो गया जी। खैर, तो आपको पता लग गया आज प्रॉपर डेफिनेशन वेक्टर की क्या होती है। अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज डायरेक्शन नहीं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जिसे मैं स्पेसिफाई करूंगा। इनके पास डायरेक्शन थी लेकिन स्पेसिफाइड नहीं थी, ओके, इसलिए इनको स्केलर रखा गया है। और करंट ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता, इसलिए स्केलर रखा गया है। ठीक है सर, नोट कर लेना बेटा, वीडियो रोककर। वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, इसके अलावा एक और चीज होती है, टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज हाँ जी, ये अलग है। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, टेंसर भी होता है। सर ये क्या चीज है? अ क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स in different direction. A quantity which has different magnitude in different direction means अगर हम इसके अलॉन्ग वैल्यू निकालें तो कुछ और आती है, इसके अलॉन्ग निकालें कुछ और आती है, इसके अलॉन्ग निकालें कुछ और आती है। ये एक स्पेशल क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज हमें पता है विच हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज हमें पता है ये एक स्पेशल चीज, अ क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा आगे जाके चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, उसमें करेंगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये हमारा आगे जाके टॉपिक आएगा सॉलिड्स, उसमें करेंगे। फिलहाल बेटे आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि नई क्वांटिटीज है, आपको इनका मीनिंग नहीं पता अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन आर टेंसर्स। Yes, they have different magnitudes in different directions. Means अगर इसके अलॉन्ग निकालते हैं कुछ और आता है, इसके अलॉन्ग निकालते हैं कुछ और आता है, तो एक नई चीज पता लगती है टेंसर क्या होता है। ये एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है, नोट कर लेना बेटा। अच्छा, कई बार बेटा एक और चीज, अगर आप इंटरनेट पर चेक करोगे ना, तो कई बार अलग अलग साइट्स पे थोड़ा आंसर में वेरिएशन होता है। जैसे करंट है, करंट कहीं कहीं टेंसर भी लिखा होता है इंटरनेट पर। हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, जो एनसीईआरटी लिखेगी मैं वो कराऊंगा आपको, क्योंकि उसी के मार्क्स मिल रहे हैं हमें। कहने को टेंसर भी कहा जा सकता है, बट उसकी रीजनिंग कभी मिलेंगे, बात करेंगे तब बताऊंगा, मैं मेन लेक्चर में नहीं डालता इस चीज को। यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है वो एनसीईआरटी और जो हमें रिक्वायर्ड है कंपटीशन एग्जाम में उसके मुताबिक है। अदरवाइज फिजिक्स बेटा एक बहुत मजेदार डीप सब्जेक्ट है। एक बात को पकड़कर जितना मर्जी लंबा लेके जा सकते हैं, हम मजा ले सकते हैं उसका, बट हम विद इन टाइम फ्रेम कंपटीशन एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं।
ठीक है। सो कभी इंटरनेट पे लगे सर आपने ये बताया था यहाँ पे ये है, यू कैन डिस्कस विद मी पर्सनली, बट मैं पहले बता दूं सारी रिसर्च हो चुकी है, उसके बाद वो बताया जाता है जो कंपटीशन एग्जाम की डिमांड है, जो एनसीईआरटी बोलेगी हमारी, ठीक है। ओके बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज क्लियर, टेंसर क्वांटिटी क्लियर, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए बेटा। ओके, तो वेक्टर्स क्लियर हो गए। वेक्टर्स के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर सर ग्राफिकली, just an arrow like this। एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ग्राफिकली? सर हम एक एरो बना देते हैं, ओके। एरो, अच्छा सर उस एरो की जो लेंथ है ये, ठीक है, इस एरो की लेंथ गिव्स अस मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास दो चीजें हैं बेसिकली, अब एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अच्छा सर हमने एरो बना दिया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? सर ये लेंथ ऑफ एरो gives us magnitude and direction of arrow gives direction। ओके सर, मान लीजिए आपने ये बनाया है ए बी, तो इसे बोलते हैं टेल, स्टार्टिंग पॉइंट को, और एंडिंग पॉइंट को बोलते हैं टिप। यस, एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली सिर्फ एक एरो से होती है। एरो की लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड एंड एरो की डायरेक्शन गिव्स डायरेक्शन। सर मैथमेटिकली कैसे होती है? इसके अंदर ही, रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही मैथमेटिकली कैसे होती है? सर ऐसे, ए वेक्टर, समझ लीजिए, ए वेक्टर, एरो डाल देना ए के ऊपर छोटा सा, ए वेक्टर। अच्छा अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे वेक्टर का? ए वेक्टर का मॉड कर देंगे, या मैं सिंपली ए डाल देता होता हूं, ओके। ए वेक्टर का मॉड लिख लीजिए या ए लिख लीजिए, इट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए बेटा ए के ऊपर कैप डालनी है, दिस इज कॉल्ड कैप। तो ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा और ये उसकी डायरेक्शन शो करेगा। यस, क्लियर? ये वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, तीनों क्लियर हो गए। नाउ व्हाट इज द रिलेशन इन देम? सर ए वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर क्या चीज है? सर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये रिलेशन है उनका। एक वेक्टर के पास दो ही तो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लगा दिया, ए कैप, ये रिलेशन है, बहुत यूजफुल है, दिमाग में रखिएगा। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है ग्राफिकली, कभी डायग्राम्स बनेंगी तो ऐसे बनेगा, जब मैथमेटिकली खेल रहे होंगे तो ए वेक्टर, ए कैप,
ऐसे भी लिखते हैं बुक्स वाले, मैं ऐसे लिखूंगा हमेशा, सिंपल तरीका है। ओके, वीडियो रोक कर नोट कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये कैलकुलेट करना सिखाता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में बहुत काम आता है। सर, अगर हमें वेक्टर पता हो, इंपॉर्टेंट बातें सारी हिंदी में, ताकि कॉपी में अलग से चमके, रिवीजन के वक्त साफ पता लगेगा, अच्छा यार ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें वेक्टर पता हो तो, अगर हमें वेक्टर गिवन हो, पता हो, तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ जाता है। आ जाता है मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? बेटा वेक्टर ऐसा होता है, ए वेक्टर, वेक्टर कुछ ऐसा लिखा जाता है, लाइक 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। चैप्टर में आप करेंगे, एक वेक्टर ऐसे डिपिक्ट होता है, ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। सर व्हाट इज दिस i कैप, j कैप, k कैप? विल डू इट लेटर, डोंट वरी, अभी 15 मिनट में आने वाला है। फिलहाल के लिए छोटी सी बात, अलग बात है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी इसलिए बता रहा हूं। सर अगर हमें वेक्टर पता हो, लाइक दिस, वेक्टर ऐसे लिखे जाते हैं बेटे, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, i कैप, j कैप, k कैप का मीनिंग। अगर हमें वेक्टर पता हो तो बेटा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैसे? आई कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये तरीका है। वेक्टर पता हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है ये, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर, स्क्वायर 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 अंडर द रूट, दैट्स इट। तो ये 25 और 9 34 38 रूट 38 बन गया सर। आपको वेक्टर पता है, आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया, ओके। डायरेक्शन भी आ जाएगी, ये लो, डायरेक्शन क्या आएगी? ए वेक्टर अपॉन ए। सर ये गिवन था, अगर हमें वेक्टर पता हो तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ जाता है। मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाता है, स्क्वायर 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 रूट, और डायरेक्शन ऐसे आ जाती है। सर ये कैसे आया? अभी तो किया था भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, किया नहीं था अभी? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, ए कैप वाज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आ जाती है ऐसे। क्या आया? ए वेक्टर ये वाला अपॉन रूट 38। यस सर, हमें वेक्टर पता हो तो मैग्नीट्यूड भी आ गया एंड डायरेक्शन भी आ गई, ओके। वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट बना के रख लीजिए ये। आगे चलते हैं। वीडियो रोककर नोट कीजिए बेटा, हम टाइम सेव करने के लिए आगे चल पड़ते हैं, इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है हमारी। ओके, अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स, क्योंकि पहला लेक्चर है, बेस बनेगा थोड़ा सा 10 मिनट, छोटी छोटी टर्म्स जो चैप्टर पे काम आती रहेंगी। तो सबसे पहले
सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? हाँ जी सर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो सर। लो, यूनिट 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 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, हमने 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन करे हुए हैं स्पेशल। एक तो आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। व्हाट इज आई कैप? व्हाट इज आई कैप? सर यूनिट वेक्टर along x axis. Unit vector along x axis. What is j cap? Unit vector along y axis. And what is k cap? Unit vector along z axis. Okay? तो हमने ये 3 स्पेशल डिफाइन कर दिए। ओके जी, बना के दिखाता हूं। ये x axis, ये y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। बेटा z एक्सिस किधर होती है? बाहर। किया हुआ है मोशे मंडी में भी, z एक्सिस बाहर। लेकिन अब पेपर पे ऐसे डंडे तो लगा नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे गिराकर शो करते हैं। z एक्सिस, यस, थोड़ा छोटा हो गया, बड़े कर देंगे सर। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस असली में ऐसे है, शो जरूर ऐसे करते हैं हम। ओके, सो व्हाट इज आई कैप? सर दिस वन, दिस इज आई कैप। यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 यूनिट। मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है। एरो से रिप्रेजेंट करना होता है, कर दिया। I cap. So what is J cap? What is K cap? This one. So I cap, J cap, K cap असली में बेटा बाहर को है, because Z axis बाहर को है। शो हम ऐसे कर रहे हैं बस। So these are unit vectors. Clear? Okay. इसके बारे में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, कहता is I cap plus J cap a unit vector? क्या ये यूनिट वेक्टर है? हमें पता है I cap यूनिट वेक्टर है, J cap भी है, K cap भी है। क्या ये है यूनिट वेक्टर? पता नहीं सर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। चेक करें यार, इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? सर मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लें? अभी तो सिखाया था कि अगर आपको वेक्टर पता हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। लेट्स चेक। मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं हम। ये देखो कैसे। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, यहां भी 1। अगर हमें वेक्टर पता हो, वेक्टर आई कैप जे कैप वगैरह की फॉर्म में ही होता है। वेक्टर पता हो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। सर √2। यूनिट वेक्टर समझ गए, मैग्नीट्यूड 1। 3 हमने स्पेशल डिफाइन कर दिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। सर क्या ये यूनिट वेक्टर है? ये अकेला है, ये अकेला है, बट क्लब्ड। इसका मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके आता है बेटा। सर √2 इज नॉट 1, सो नो, इट इज नॉट यूनिट वेक्टर। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। बहुत इजी पार्ट है, पहला लेक्चर है ना बेटा, बेस बन रहा है सारा। हाँ जी, नेक्स्ट वन। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं?
इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? वेक्टर के पास दो तो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, दो ही है। अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो तो हम कहेंगे यस दे आर इक्वल। सर टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, दो वेक्टर्स को इक्वल बोलते हैं इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड डायरेक्शंस सेम। मैग्नीट्यूड्स भी सेम कह लो यार, इक्वल भी छोड़ो, थोड़ा आपको मजा आएगा पढ़ के इसको। सर मैग्नीट्यूड्स भी सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल आप समझो ना यार, दो तो चीजें होती हैं, दोनों ही सेम करा दी। लाइक दिस, ये एक वेक्टर है, ये लो, यस सर दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स। देखिए मैंने ग्राफिकली ड्रॉ किया है, तो मैग्नीट्यूड चेक कीजिए, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा? एरो की लेंथ से, एरो की लेंथ चेक करो, ऑलमोस्ट सेम ही बनाई है मैंने, लेंथ सेम, सो मैग्नीट्यूड सेम हो गया एंड डायरेक्शन भी सेम, राइट साइड, दीज आर इक्वल। यहां बना देता हूं एक, यस सर ऑल इक्वल। सर इनका मैग्नीट्यूड सेम रखा है, देखो लेंथ ऑफ एरो सेम, ये मैंने उतना ही बनाया भाई, और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। इसका फायदा, इसका यूसेज ऐसे नहीं होता, इस लैंग्वेज से होगा। सो a vector can be displaced anywhere parallel to itself. Very important word in under this topic. A vector can be displaced anywhere parallel to itself. एक वेक्टर को आप यहां बनाया हुआ है, आपको यहां नहीं पसंद, आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हो पैरेलल टू इटसेल्फ, लाइक दिस, लाइक दिस। मतलब यहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन किया तो मैं इसको यहां भी बना सकता हूं। बहुत बार बेटा वेक्टर डायग्राम्स कर रहे होंगे जब हमें बहुत बार ऐसा लगेगा ये वेक्टर मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बदलो, इसको कहीं और लगाओ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे ऐसे। A vector can be displaced anywhere parallel to itself because इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, लेंथ तो उतनी ही रह गई बेटा, लेंथ तो उतनी ही रह गई, डायरेक्शन भी वही रह गई, तो दे आर इक्वल वेक्टर्स, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉ इट हियर और हियर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर आगे चलते हैं। हाँ जी, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर तो कॉमन सेंस है ना। जैसे ये देखो, ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर कैसा होगा? ऑब्वियसली माइनस ए वेक्टर ऐसा होगा सर, लेंथ तो उतनी ही है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है। नेगेटिव वेक्टर किसी का बनाना हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट। काफी बार जरूरत पड़ती है इसकी। एक वेक्टर है, इसका नेगेटिव बनाओ, कुछ भी नहीं,
हो गया नेगेटिव। सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट, ये हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बेस तैयार कर रहे हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना होगा मुझे, तब मुझे इसकी जरूरत पड़नी है। इन जनरल एंगल देखना है दो वेक्टर्स में, इसकी जरूरत पड़नी है। बेसिक टर्म्स, ठीक है। और मैं दो दो शब्द लिखाऊंगा हर एक के बारे में, वही असली बात निचोड़ देंगे। मेरा काम यहाँ इंग्लिश पढ़ाने का नहीं है, यू नो इट इज डिफाइंड एज एंड दैट, नो। हम फिजिक्स कर रहे हैं यार, इंग्लिश लिटरेचर नहीं कर रहे हैं। रूट्स करेंगे टॉपिक की, जड़ पकड़ेंगे। सर अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना हो, टू फाइंड एंगल between two vectors, to find angle between two vectors, firstly join them tail to tail. tail to tail, tail टिप बताया था आपको। join them tail to tail, tail to tail लगाकर एंगल पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो वेक्टर है, कुछ भी इनका नाम रख लेते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर। हाँ, इनको टेल टू टेल लगाया हुआ है, टेल टू टेल लगाया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आएगा व्हाटएवर से 45 डिग्री, बस टेल टेल लगाओ, टेल टेल अटैच करो, तब भी एक छोटा एंगल आता है ये वाला, एक बड़ा एंगल है ये वाला। तो हमने छोटा एंगल देखना है, वो कॉमन सेंस है, ठीक है, छोटा ही देखना होता है एंगल। अच्छा, मेन एग्जांपल देखना, ये आ चुकी एग्जाम में, कॉन्सेप्ट काम आया था। सर ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, दिस इज 120 डिग्री। हाँ जी, यहां पे बताओ क्या बोलते हो, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हियर। हमें एंगल बताना है, तो देखने में लग रहा है यार 120, साफ ही तो दिया हुआ है सर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल 120। ओके, नो सर, बिकॉज to find angle between two vectors, first join them tail to tail. इनकी टेल्स जुड़नी चाहिए, इसकी टेल यहां है, उसकी टेल यहां है, ये नहीं जुड़ी हुई है, ये तो इसकी टिप पर जुड़ा हुआ है वो। ना जी ना, कंफ्यूज नहीं होना। सर टेल टू टेल लगाओ, कैसे लगाओ, ये बी है, ए वेक्टर यहां है ना, आप ए वेक्टर को थोड़ा आगे बना दो, इसको यहां की जगह ये डिस्प्लेस कर दिया। यस सर, हमने ए वेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड एनीवेयर, यस, पैरेलल टू इटसेल्फ। अभी इससे पिछला टॉपिक करा के हटाऊं, A vector can be displaced anywhere parallel to itself. हमने इसको डिस्प्लेस करा दिया ताकि टेल टेल जुड़ सके दोनों की, इसको आगे कर दिया। अब देखो टेल टू टेल लगाकर अब इनमें कितना एंगल आया है सर, 60 डिग्री। इसमें आंसर कहलाएगा 60 डिग्री, समझ गए, नॉट 120। To find angle between two vectors, first join them, लिख ही लेते हैं first join them tail to tail. यहां है ठीक है, यहां नहीं है, displace it. We can displace any vector parallel to itself. कर दिया, अब इनमें एंगल साफ दिख रहा है 60 हो जाएगा। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए।
हाँ जी, बस लास्ट 2 टर्म्स, उसके बाद फिर एडिशन ऑफ वेक्टर। हमारा मेन मकसद बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखना है। 2 बेसिक्स और बताने हैं, बस फिर एडिशन शुरू हो जाएगी, असली मजेदार चीज। ये दोनों बेसिक्स भी भाई 2 साल काम आएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। हाँ सर, स्पेस में कोई पॉइंट है, थोड़ा 3D में है, ठीक है, ध्यान से देखना। सर स्पेस में कोई पॉइंट है, हम एक्स इधर गए, एक्स, फिर वाई ऊपर गए, फिर जेड बाहर आ गए, यहां स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है। एक्स इधर गए, वाई ऊपर, जेड बाहर, यहां पॉइंट है। सर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर होता है बेटे ओरिजिन से लेकर यहां तक का डायरेक्ट वेक्टर। स्पेस में कोई पॉइंट है, चलो मैं यहां खड़ा हूं, वो रहा ओरिजिन, इतनी दूर, यहां एक पॉइंट है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट? व्हाट इज पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट? तो ये क्या होता है? ओरिजिन से लेकर यहां तक का डायरेक्ट वेक्टर, ओरिजिन से यहां तक। क्लियर? अच्छा, मैं 2D में कन्वर्ट कर देता हूं जरा। ये रहा कोई पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता क्या है? एक्स वाई जेड। बेसिकली एक्स वाई जेड, यहां मैंने वहीं पे दिखा दिया है, ये एक्स वाई जेड यहां पे है। तो ओरिजिन से यहां तक, सर दिस इज कॉल्ड, ओरिजिन से यहां तक का, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, रिटन एज आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर of a point is what? ये x है, ये y है, ये z है, यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? of a point is what? origin, origin to point, डायरेक्ट वेक्टर। ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डायरेक्ट वेक्टर, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक वेक्टर। ओके सर, और ये कैसे लिखा जाता है? इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? वेरी सिंपल, हम पहले एक्स गए, एक्स गए, किस तरफ गए? एक्स इस तरफ, इस तरफ। बेटा ये कौन सी डायरेक्शन होती है? आई कैप। ये कौन सी कैप है? कैप डायरेक्शन यार, समझते हो? ये कौन सी कैप है? आई कैप सर। हम एक्स गए, ये वेक्टर कैसे बना भाई? पहले हम एक्स गए इस तरफ, आई कैप, इतने यूनिट इस डायरेक्शन में गए, फिर हम y गए ऊपर को j कैप, फिर हम z गए बाहर को k कैप। दिस इज राइट आंसर। एक्सप्रेस करने का तरीका है, इस पॉइंट तक पहुंचना है, x यूनिट इधर गए, ये ओरिजिन है, समझा रहा ना? x इधर गए i कैप में, y इधर गए j कैप में, फिर z बाहर को आए k कैप में। सर ये है पोजीशन वेक्टर। ओके, अब एक टर्म बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे बेटे स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं,
उस कंटेक्स्ट में नहीं करता, मैं जनरल करता हूं। सर स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं, P Q, स्पेस में जनरल ऐसे X Y Z, स्पेस में 2 पॉइंट, ये P ये Q, P Q, P के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, x1 y1 z1, Q के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, ठीक है। स्पेस में है इसलिए 3 डायमेंशन चल रहे हैं। मेरा ख्याल है पोजीशन वेक्टर समझ आ गया आपको, x इस तरफ गए, y ऊपर गए, z इधर गए, पहुंच गए जी उस जगह पर, इसलिए ऐसे लिखा है। सर ये क्या है, ये रहा ओरिजिन x y z, ये रहा p, ये रहा q, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2। सर हम p से q चले गए, मान लो हवा में p से q चले गए, आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको बोलते हैं। हम p से q गए तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डायरेक्ट वेक्टर, ठीक है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है सर, सिंपल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे निकलता है। यार वैसे भी तो एक्स एक्सिस पे भी तो ऐसे ही करते हो, एक बॉडी जा रही है, वो पोजीशन नंबर 4 से शुरू हुई, एक्स एक्सिस पर पोजीशन नंबर 4 से शुरू हुई और फाइनली 10 पर पहुंच गई। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आप कहते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 10 माइनस 4, वही है डिस्प्लेसमेंट। सर फाइनल पोजीशन इस क्यू पॉइंट की पोजीशन ऐसे लिखी जा सकती है, इनिशियल पोजीशन ऐसे लिखी जा सकती है, यस सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ओके, बस क्लब कर लो, x2 माइनस x1 आई कैप, देख लीजिए x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये आ गया। आहा, आज के बाद ये बच्चों वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोचो, यहां से यहां गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, डायरेक्ट शॉर्टकट सीधा। खैर ये दोनों फंडे समझ आ गए, वीडियो रोक कर नोट कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी सर, ये सब हो गया, बेसिक्स कंप्लीट हो गए, अब हमें एडिशन करना है, ठीक है। जब वेक्टर्स की एडिशन करेंगे, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ऐड करेंगे, ऐड करके एक चीज आएगी, उसे बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो जरा उसकी डेफिनेशन रेडी कर ले। हाँ जी, रिजल्टेंट वेक्टर, बस हम एडिशन पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। एडिशन करने के बाद जो चीज जनरेट होएगी उसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है, इज
that single vector which produces same effect alone. Resultant vector is that single vector which produces same effect alone as is produced by all the vectors together. ओके थोड़ा सही लिखूं तो ऊपर ना वेक्टर्स का कंसर्न लिख दे. Resultant vector of two or more vectors is that single vector. सर जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है. एक बॉडी पर हमने फोर्स लगा दी, ऐसे समझो. चलो 3 की जगह 2 लगाता हूं. पहले ये देखो, हमने एक बॉडी पर फोर्स लगा दी, इधर को भी लगा दी, इधर को भी लगा दी. एक बॉक्स पड़ा है, एक बच्चा उसे कह रहा है इधर को जा, टेबल पर पड़ा है. एक बच्चा फोर्स लगा रहा है ऐसे जा, दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं ऐसे जा. इकट्ठे लगा दिए दोनों ने, तो वो बॉक्स ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा. सर दिस इज रिजल्टेंट. एक ने ऐसे लगा दी, एक ने ऐसे लगा दी. यस सर. रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, resultant vector of two vectors is that single vector which produces same effect alone as is produced by all the vectors together. हाँ जी, ये A है, ये B है, तो ये R है. रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस इकट्ठी लगाने पर, जैसे एक ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, भाई साहब बॉक्स ना इधर को जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन से जाने लग गया इधर को. ये फोर्स और ये फोर्स लगाने की वजह से ये ऐसे जाने लग गया. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट फोर्स क्या है? इट इज दैट सिंगल फोर्स जो अगर हम अकेली ही लगा देते तो ये बॉडी उतनी ही एक्सेलरेशन से उधर को जाती है. दोनों ने मिलकर, इसने और इसने मिलकर जैसे इसको चलाया, मिलकर जैसे चलाया, अगर आप अकेला रिजल्टेंट ही लगा देते वो भी वैसे ही चलाता. समझ आ गई डेफिनेशन? ओके. बस यार बेसिकली इसको जोड़कर ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट. ठीक है सर, आगे चलते हैं. हाँ जी सर, वेक्टर एडिशन पे आ गए हम. हाँ जी सर, वेक्टर्स के बेसिक्स क्लियर. ऐड करके जो आएगा उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. चलो ऐड कैसे करते हैं वो देखेंगे. एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बट इसके लॉज हैं ऐड करने के. क्या लॉज है? पहला पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ ये क्या कहता है? दो लॉज है बेटे, दोनों की थोड़ी सी वर्डिंग अलग है, बात वही है, जोड़कर आंसर तो वही आएगा ना. देखते हैं जी, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, if two vectors are represented by
two adjacent sides of a parallelogram. Parallelogram सिंबल पता होगा आपको. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by, मैं इधर दूसरी डेफिनेशन लिखूंगा बेटा. Then the resultant is represented by diagonal of parallelogram passing through same junction. Passing through same point कह लो, junction कह लो, एक ही बात है. अच्छा, क्या मीनिंग है ये देखो, ध्यान से समझना. हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर. एडिशन ऑफ वेक्टर के लॉज है बेटा दो. अल्टीमेटली आंसर एक ही निकलेगा मुझसे, चीज एक ही है, बस कहने के तरीके में फर्क है. पैरेललोग्राम लॉ कहता है if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram. सर ये दो वेक्टर है, इनको जोड़ना है. ऐसी हवा में दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है. हमने एक बॉडी पर ये दो फोर्सेस लगा दी, एक इधर को एक इधर को. बताओ जोड़कर कितनी फोर्स आ गई? पता नहीं सर. अब से डीप कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट, एडिशन सीखने वाले हो. हमारी फिजिक्स चलेगी ही नहीं जब तक आपको वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आएगा. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फील द टॉपिक. ओके, अब तक आसान, सीधा सीधा, अब भी आसान है, बट फील करना बहुत जरूरी है कि कर क्या रहे हैं सर. ठीक है, अटेंशन बढ़ा दीजिए अपनी. सर मुझे इन दोनों को जोड़ना है. अच्छा, एक फोर्स ये लगा दी, एक ये लगा दी. बताओ नेट कितनी फोर्स आ गई? पता नहीं यार. हमारा लॉ कहता है if these two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, adjacent साथ वाली, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये ऑपोजिट होती है, ये एडजेसेंट होती है, तो हमें इनको एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बनाना है. कोई बात नहीं, इसे डिस्प्लेस करा दो. A vector can be displaced anywhere parallel to itself. ऐसे, ये देखो मैं इसका काम कर रहा हूं. ये हमारा ए वेक्टर, ये वाला एज इट इज. सर बी वेक्टर को टेल टू टेल लगा दो, ऐसे लीजिए, ये हो गया. वेक्टर को डिस्प्लेस करा दिया भाई, यहां पे कोई टेंशन नहीं. ठीक है, पैरेललोग्राम पूरी कर लो. ये ऐसे और ये ऐसे, जितनी की ये लेंथ है उतनी की यहां ड्रॉ कर दी, जितनी की ये ऑटोमेटिक हो जाएगी. ओके, पैरेललोग्राम सी बन गई सर. सर ये है रिजल्टेंट. हमारा लॉ ये कहता है कि ये है रिजल्टेंट. सर हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं. पैरेललोग्राम लॉ कहता है if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, ये देखो, these two vectors are represented as two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by diagonal of the parallelogram. diagonal तो दो दो होते हैं, diagonal ये भी होता है, diagonal ये भी होता है. resultant is represented by diagonal of the parallelogram passing through same point.
उसी पॉइंट में से जहां पे जंक्शन तैयार किया, सर रिजल्टेंट ये आएगा, ये लो कहता है। अब फिजिकली फील करो, सच है ये बात। अभी मैं 2 मिनट पहले जो मैं एग्जांपल दे रहा था, एक बच्चे ने फोर्स लगा दी इधर, दूसरे बच्चे ने लगा दी इधर, सोचो इनका रिजल्टेंट ऐसे ही नहीं आता होता। आता है। एक बच्चा जोर लगा रहा है कि बॉक्स इधर जाएगा, दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं नहीं इधर जाएगा, तो बॉक्स ना इधर बॉक्स ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसका और इसका रिजल्टेंट सच्ची में ऐसे आता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉलो करता है इसको, इधर को आता है रिजल्टेंट। सही है यार। बेसिकली पैरेललोग्राम लोग कहता है जोड़ना इनको, टेल टेल लगा लो, टेल टेल। टेल टू टेल लगाकर करो, पैरेललोग्राम लोग कहता है। चलो कोई बात नहीं। सर ट्रायंगल लॉ भी है हमारे पास। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? यस, हमें दो वेक्टर जोड़ दें, क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two sides of a triangle, taken in same order. अच्छा, if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is third side of the triangle taken in opposite order. अरे वाह, ये क्या चीज है? ये देखो, दो वेक्टर जोड़ने हैं, ए बी, सेम। मुझे दो वेक्टर्स जोड़ने हैं, ए बी। मैंने ट्रायंगल लॉ को कहा प्लीज ट्रायंगल लॉ हेल्प अस टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। तो ट्रायंगल लॉ कहता होता है वेक्टर्स को कॉन्टिन्यूएशन में लगा दो, ऐसे। पहला, सेम वे, यहां पे लिख देता हूं, चलो एक ही बात है यार। सर ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर खत्म हुआ, हाँ जी, जहां ए वेक्टर खत्म हुआ वहां बी वेक्टर फिट कर दो, ऐसे। A vector can be displaced anywhere parallel to itself. मैं यहां कर दूंगा। पिछली बार बेटा इसको यहां लगाया था टेल टेल, ये लोग कहते हैं नहीं टेल टेल छोड़ो, यहां लगाया था। ए खत्म हुआ वहां पर बी लगा दिया, ओके, कॉन्टिन्यूएशन में लगा दो, ये ए ये बी। तो कहता है रिजल्टेंट बताए क्या होता है? ये होता है, ये होता है। ये देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब कॉन्टिन्यूएशन। ये पहला वेक्टर, फिर आगे दूसरा वेक्टर, कंटिन्यू ही करवा दिया, टेकन इन सेम ऑर्डर। अच्छा, देयर रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ये रही थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब समझो, आप सेम ऑर्डर में जा रहे हो ट्रायंगल में, ये गए ये गए ये गए, ऑर्डर में घूम रहे हैं हम, चलते जा रहे हैं, गए गए गए, बट कहता रिजल्टेंट क्या होता है? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर।
जैसे तू ऑर्डर में चल रहा था वैसे नहीं करना है, उल्टा छापना है। चलो यार ये तो डेफिनेशन हो गई। अब कॉमन सेंस सोचो। इट्स लाइक पर्सन पहले ऐसे गया, एक पर्सन पहले ऐसे गया, उसके बाद ऐसे गया, बताओ उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो आप कहोगे इनिशियल फाइनल, सीधा कहोगे। दो डिस्प्लेसमेंट्स जोड़नी है, ऐसे ही जोड़ोगे। दो डिस्प्लेसमेंट्स, ये पहली डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ये दूसरी डिस्प्लेसमेंट, जोड़ो। आप कहोगे इनिशियल फाइनल सीधा, वही है। एंड नोटिस करो सेम नहीं है। उसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका है। अब इसमें बेटे वो कह रहा था पैरेललोग्राम बनाओ, अरे देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे पैरेललोग्राम बनाओ, रिजल्टेंट तो वही आया है यार। ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, एक ही बात है, रिजल्टेंट सेम है। सिर्फ लैंग्वेज में फर्क है। आपको लॉ की लैंग्वेज समझ आ गई? पैरेललोग्राम लॉ कहता है if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram then the resultant is diagonal of the parallelogram. ये कहता है if two vectors are represented by two sides of a triangle then resultant is third side of the triangle. दोनों ठीक है, दोनों की बात एक है। सर आप क्या यूज करोगे? ये why sir, why it is your favorite? बात तो एक ही है, बट why this is favorite? Because अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो टेल टू टेल लगा लिया करो। दो वेक्टर्स में एंगल निकाल दो, टेल टू टेल। बेटा इसमें टेल टू टेल ही लगे हुए हैं तो मेरी वो एंगल वाली गलती खत्म। अगर मैं ये यूज करता हूं तो कोई टेंशन नहीं है, यहां पे वो फिर एंगल्स रीसेट करना पड़ता है। सो आई लाइक दिस लिटिल बिट लो, वो ज्यादा ठीक है। एंगल निकालने के लिए भी टेल टू टेल चाहिए ना, और ये अप्लाई कहता है टेल टू टेल लगा के करो, इसलिए सेट है। खैर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के दोनों लॉज क्लियर हो गए। अब इसका एनालिसिस होएगा मैथमेटिकली। वीडियो रोककर नोट कीजिए डिटेल में अच्छे से। ये हाँ जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स सर मैथमेटिकली। लो ये तो मैंने आपको ग्राफिकली शो कर दिया कि दो वेक्टर्स का ना एडिशन ये बड़ा है, ड्रॉ कर दिया हमने। अब बात आ गई वैल्यू क्या आएगी। मतलब सर हमें आप सीधा सीधा ये बताओ 5 + 4 कितना होता है? स्केलर्स में हमारी बचपन से लेके अब तक 5 + 4 = 9। आज आपने कहा वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, आपने कहा 5 + 4 कुछ और होएगा। सर वो तो बताया नहीं आपने ऐड करने का टेक्निक बता दिया, आंसर बताओ। सर क्यूरियोसिटी हो रही है अब तो कि आएगा क्या। लेट्स सी मैथमेटिकली। सर ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करना है एट एंगल थीटा, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। यस ये हमारा टॉपिक है। 5 और 4 को जोड़कर क्या रिजल्टेंट आएगा। 5 और 4 थीटा एंगल पर लगे हुए हैं आपस में। ओके मतलब ऐसा हो गया, देखियो ए
बी, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एक्टिंग एट एंगल थीटा। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं 5 एंड 4, आपस में एंगल थीटा, टेल टू टेल बनाया ही है, टेल टू टेल 5 4 थीटा पर लगे हुए हैं। बताओ जोड़कर क्या आया, मतलब एक बॉक्स पर एक बच्चे ने फोर्स लगाई 5 न्यूटन, इधर को लगा दी 4 न्यूटन। बताओ इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? 5 लगा दी, 4 लगा दी, नेट कितनी लग रही है? 9 लग रही है। नहीं नहीं सर, वही तो देखना है। चल देखते आ जा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, थीटा में लगा दिया। सर रिजल्टेंट क्या आएगा? पैरेललोग्राम लो लगाओ, बिकॉज टेल टू टेल लगाया है। पैरेललोग्राम पूरी करते हैं, जितना ये है उतना यहां बना लेते हैं वैसे, और जितना ये बना लेते हैं वैसे। सर ये है रिजल्टेंट वेक्टर जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये निकालना चाहता हूं। ए बी आर एक्टिंग एट थीटा विद ईच अदर, ठीक है, ए बी आर एक्टिंग एट थीटा विद ईच अदर। सर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर बताना है कितना आएगा। ठीक है सर, करते हैं। ये लेंथ निकालनी है। लो भाई ध्यान से सुनो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आप बचपन से करते हो, बड़े मजे आते होते हैं करके। थोड़ा सा इसको आगे खींचना है और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नाम रख लो, एम एन पी क्यू, कुछ भी, एम एन पी क्यू एस, वैसे नाम रख। हो गया? तुझे आर निकालना है बेटा, आर। ये बड़ी वाली ट्रायंगल देख, बड़ी वाली, ये ट्रायंगल एम एन क्यू, हाँ जी, ट्रायंगल एम एन क्यू। मुझे ये निकालना है, मैं इसको हाइपोटेन्यूज बना रहा हूं इस बड़ी ट्रायंगल का, तो साफ दिख रहा है। इन ट्रायंगल एम एन क्यू क्या आएगा? पाइथागोरस। इन ट्रायंगल एम एन क्यू देखो, पाइथागोरस, एम एन का स्क्वायर, ये एम एन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बेस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, ये सारा एन से लेकर क्यू तक, एम एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू का स्क्वायर। वेरी गुड, कर दिया। मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो बड़ी ट्रायंगल डेवलप कर ली मैंने एक। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? ये और ये मैं यहां लिख देता हूं, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। याद सा रहेगा आपको कि सर ने पैरेललोग्राम तो बनानी ही थी, ये दो लाइनें एक्स्ट्रा मारी हुई है। अच्छा, ये हो गया। सो व्हाट इज एम एन? पता नहीं। व्हाट इज एन क्यू? एन क्यू ये पोर्शन तो पता है, ए, ये पोर्शन पता नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वाली पता नहीं। अच्छा चलिए यार निकालते हैं फिर इनको। ये देखो बेटा, अगर ये बी है तो ये सामने भी बी होगा। दिस लेंथ इज बी। अरे एरो की लेंथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इस एरो का लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बी। सो दिस लेंथ इज बी,
सो दिस इज बी सामने, और दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा, क्योंकि ये देखो ना पैरेललोग्राम है, ये ऐसे बी, सो इफ दिस इज थीटा सो दिस इज ऑल्सो थीटा। मुबारक हो, mn और np जो आपको नहीं पता थे एक्स्ट्रा वाले, वो निकल सकते हैं। एंगल गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, आई कैन कैलकुलेट दिस एंड दिस। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, mn अपॉन p, mn आ जाएगा। अच्छा, एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज की मदद ली है, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, pn अपॉन p, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके सर, मैं यहां पे कर रहा हूं सर, मुझे ये स्टेप लेना था बस। लो जी, mn का स्क्वायर, यहां थोड़ा अच्छा करके लिख रहा हूं बेटे, mn का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज n क्यू, व्हाट इज n क्यू, np प्लस p क्यू। Am I right? This length is this length plus this length, क्योंकि ये तो मुझे पता है a, बस इसका मैंने पता कर लिया। बेटा वैल्यूज भर दो, ये mn और ये pn भर दो। मैंने बड़ी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया r निकालने के लिए, ओके, बड़ी में लगाया। सर इसकी और इसकी वैल्यू नहीं पता थी, तो मैंने b को शिफ्ट किया, थीटा को शिफ्ट किया और ये निकाल लिए दोनों। बस फिल करने, ये देखो mn, mn कितना है, b sin थीटा। व्हाट इज mn, b sin थीटा, भर दो। ओके, व्हाट इज np, ये रहा np, np ये रहा, b cos थीटा यहां भर दो, प्लस व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू ये वाला, व्हाट इज पी क्यू, सर ए, पी क्यू लेंथ इज ए, ओके, इज इक्वल टू एम क्यू का स्क्वायर। व्हाट इज एम क्यू, सर ये लेंथ कितनी है, इस एरो की लेंथ होएगी मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज आर। एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड देती है और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर होता है। लो जी, समझ में आ रहा है, आगे कुछ नहीं है, खत्म हो गया। सर मैथमेटिकली जोड़कर क्या आएगा, ओके, ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा पर जोड़ रहे हैं, टेल टू टेल लगाया है तो पैरेललोग्राम बना ली, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ताकि बड़ी ट्रायंगल तैयार हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दिया। लो जो ऊपर करते हैं ऐसे, स्क्वायर अंदर आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, पावर अंदर आएगी, इस पर भी इस पर भी। सर ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का, कोई बच्चा ऐसा ना करे सर हो तो गया बस, स्क्वायर इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab r स्क्वायर। लो जी, ये क्या बना,
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अंदर आ गया ना, मल्टीप्लाई में हो फिर कल्ले कल्ले पे लगा दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा बन गया ये इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हो गया, इसको क्लब कर लेंगे ना, बी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा बेटा। क्या है यार, बच्चों वाला काम है। आगे तो मेन बात थी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, इस डेरिवेशन की। ये डेरिवेशन बोर्ड्स में स्कूल में भी आती रहती है। ओके, वैसे स्कूल्स का ज्यादा जाना नहीं चाहिए, पढ़ाई किया करो। अल्टीमेटली कंपटीशन में क्या रैंक आएगा वही मायने रखेगा, उसी से एडमिशंस होनी है स्कूल सारे अच्छे कॉलेजेस में। ठीक है सर, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ध्यान रखनी है। बस ट्रायंगल बनाई, लगा दिया, यहां पहुंच गए। सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या आया, आर स्क्वायर इक्वल व्हाट, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया ना, प्लस 2ab cos थीटा। लो जी आंसर आ गया जी रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ये आएगा जी रिजल्टेंट। वीडियो रोककर नोट कीजिए, बहुत आसान था। एक ट्रायंगल बनाइए, तो वैसे दोबारा स्टेप लिखी जा रहा हूं यार। इंटेलिजेंट बच्चे तो एक स्टेप छोड़कर लिख सकते हैं आगे आगे, आसान काम था बिल्कुल, 2 स्टेप से सिर्फ। अच्छा अब सुनो सर, जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी वो अब खत्म हुई है। एक बच्चे ने एक बॉक्स पर 4 न्यूटन फोर्स लगा दी इधर, 3 न्यूटन फोर्स लगा दी इधर, बताओ नेट फोर्स कितनी। एक बच्चे ने बॉक्स पर फोर्स लगा दी, 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर, नेट फोर्स कितनी। बच्चा कहता 7 न्यूटन, 4 + 3 7, मैं नर्सरी में फर्स्ट आया था 7। वेक्टर ऐड करना है तो वेक्टर लॉ से, वेक्टर लॉ कहता है 4 और 3 को जोड़ रहे हो, आपस में एंगल देखो कितना है सर, 90 डिग्री है। 4 और 3 को जोड़ रहे हो, 90 डिग्री पर जोड़ रहे हो, क्या आएगा, ये रहा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 × 4 3 cos of 90 डिग्री। हाँ ये आंसर समझे। 4 और 3 को जोड़कर क्या आया, ये आया सर। ए और बी को जोड़कर क्या आया, थीटा एंगल पर जोड़े थे, ये आया सर। ये जनरल है, एक स्पेशल केस है। आज तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है, अगली क्लास में इसको अप्लाई करेंगे यार, इसके केसेस बनाएंगे कि इस एंगल पे होगा तो क्या होगा, इस एंगल पे होगा तो क्या होगा, बराबर फोर्सेस लगा देंगे तो क्या होगा, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, तो इसको अगली क्लास में सारी अप्लाई करने वाले हैं। ये छोटी सी बात सर, 16 + 9 प्लस ये तो 0 हो गया, पता है ना आपको cos 90 0 होता है, cos की वैल्यू 90 डिग्री पर 0, बचपन में टेबल किया होता है वो sin cos tan वाला। 16 and 9 25 √5, ओ माय गॉड। 4 + 3 = 5। मजा आया यार इसको। 4 और 3 को जोड़कर 7 नहीं आया, 5 आया। जोड़कर क्या आएगा, एंगल पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। अगर 4 और 3 सेम डायरेक्शन में होते, एक बच्चे ने 4 लगा दी, एक ने 3 लगा दी सेम डायरेक्शन में,
फिर 7 आता। लेकिन अगर 4 इधर लगा दी, 3 इधर लगा दी, तो इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट 7 जितना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, 5 आएगा। खैर, इट वॉज एन एग्जाम्पल। ओके, वैसे मैं इसके केसेस बनाऊंगा जी। अगली क्लास में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क वेक्टर्स में से कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर्स का मिलेगा। आपने मोशन इन वन डायमेंशन, जो पिछला टॉपिक हम फिनिश करके हटे हैं, उसका सेक्शन सी एंड डी अच्छे से फिनिश करना है। ए एंड बी सबने कर लिया है। काफी बच्चों के डाउट्स आते हैं, पता लगता है यार सी डी भी कर दिया है बच्चों ने। मजा आता है देख के कि कितना सही काम कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का रहता है, सेक्शन सी एंड डी फिनिश कीजिए। ओके, आज का होमवर्क सेक्शन सी एंड डी ऑफ प्रीवियस टॉपिक, मींस जो काइनेमेटिक्स पार्ट बोल रहे थे हम, मोशन इन वन डायमेंशन, ये होमवर्क है। काफी बच्चों ने कर लिया है, कुछ बच्चों का रहता है, वो बच्चे फिनिश कर लो। ओके, वेक्टर्स की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत वंडरफुल क्लास होने वाली है वो, ठीक है, बिकॉज हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।